बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 13 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। आप लोगों ने इनको बड़े अच्छे तरीके से ध्यान से समझ लेना है, ठीक है जी। आपको जो छोटी छोटी टिप्स इसकी पता चल जाएंगी, उनको आप लोगों ने मिस नहीं करना। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, पहला ही 13.1 शॉर्ट क्वेश्चन में बच्चों उसने कहा है कि अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कॉपर वायर। एक कॉपर वायर के एंड्स पर ना आप लोगों ने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है। कहता है बताएं व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एक कॉपर वायर है, उसके साथ आप लोगों ने बच्चों किसको अटैच कर दिया है, ऐसे एक बैटरी के साथ, ब्यूटीफुल बैटरी के साथ ऐसे अटैच कर दिया है, ठीक है। कहता है कि अब बताएं कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया जाए, पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज़ किया जाए तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, नंबर 1। फिर बी पार्ट में उसने आपको कहा है कि अगर हम लोग लेंथ को भी डिक्रीज़ कर दें, कंडक्टर की लेंथ को भी डिक्रीज़ कर दें एंड उसके टेम्परेचर को भी क्या कर दें, डिक्रीज़ कर दें, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। लो जी, ये अब आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से ध्यान से गौर से समझ के बताना है। आप लोगों को पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है, हर छीदे मीदे को पता है, वी डी इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय एन ई ए हो है। ये फार्मूला पता है आप लोगों को। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला आई ओवर एन ई ए होता है। एन यहाँ पर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ई यहाँ पर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है, ए यहाँ पर एरिया ऑफ द कंडक्टर होता है और आई यहाँ पर करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर होता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसी फार्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूँ ऑल्सो, क्या वी डी इज इक्वल टू आई, क्या होता है, आई होता है वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ एन ई ए ओवर आर। हाई लेवल का स्टेप लिखा है मैंने, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू आई की जगह पर आ गया वी ओवर आर, आगे एन ई ए अपनी जगह पर। तो यहाँ से बच्चों एक चीज़, अब ए पार्ट आप लोग देखें, ए पार्ट में उसने बोला पोटेंशियल डिफरेंस के बढ़ाने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। किसी अन्य को भी नजर आ जाएगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पोटेंशियल डिफरेंस के साथ क्या चक्कर आ रहा है, डायरेक्ट। इसका मतलब ये होगा अगर आप लोग पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब ए पोर्शन का आंसर क्या होगा, बाय इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल इंक्रीज। कहानी खत्म, ए पार्ट खत्म। फार्मूला लिख के आगे ये रिलेशन लिख के बता दें बस उसको। उसके बाद कहता है अगर लेंथ और टेम्परेचर को डिक्रीज कर दें। बच्चों अब बी पार्ट को समझना बड़ा जरूरी है। आपको पता है कि रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ और टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। अब रेजिस्टेंस का लेंथ और टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो बच्चों मुझे ये बताएं, अगर आप लोग टेम्परेचर को भी डिक्रीज करेंगे, लेंथ को भी डिक्रीज करेंगे, तो रेजिस्टेंस क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। मगर इधर गौर करें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेजिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। थोड़ा सा गौर करो, ज़्यादा गौर करने को नहीं मैं कहता। ये देखो, टेम्परेचर डिक्रीज किया, लेंथ डिक्रीज की, तो रेजिस्टेंस डिक्रीज। जब रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। इसका मतलब पहले शॉर्ट क्वेश्चन, इस शॉर्ट क्वेश्चन का ए पार्ट में क्या होगा, अब आंसर देखें, बाय इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल इंक्रीज। अच्छा, बाय डिक्रीजिंग द लेंथ एंड टेम्परेचर ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल इंक्रीज, बिकॉज लेंथ एंड टेम्परेचर को डिक्रीज करने से रेजिस्टेंस डिक्रीज करती है, रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी। तो ये था बच्चों आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 13 का। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन 13.2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 13.2 कहता है डू बेंड्स इन अ वायर अफेक्ट्स इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। कहता है किसी भी वायर में जो बेंड आते हैं बच्चों, वो उसकी रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट लेकर आते हैं। और यार मेरी बात सुनो, ये एक वायर है बेचारी, अच्छा ऐसे है, ऐसी यार, मैं ना इसको थोड़ा सा बेंड कर देता हूँ। अच्छा, इसको मैं बेंड करता हूँ, ये कुछ ऐसी रहे, ये लें, मैंने इसको थोड़ा सा बेंड कर दिया, क्या इसकी लेंथ में कोई चेंज आया, नहीं। आप लोग देखिए जितनी लंबी थी उतनी बस थोड़ी सी बेंड हुई है, लंबाई तो भी इसकी उतनी है। अच्छा, क्या इसका एरिया कभी देखा हो, मैंने वायर को बेंड किया तो वायर पतली होगी, नहीं, वायर का एरिया भी उतना है। इसका मतलब है बेंड, अच्छा एक होता है स्मॉल बेंड, एक होता है लार्ज बेंड। अब ना हमारी बुक वाले ने उसको क्लियर नहीं किया हुआ, मगर यूजुअली वो इन बेंड्स को लार्ज बेंड नहीं बोलते, स्मॉल बेंड्स ही बोलते हैं। तो बच्चों आप लोगों ने इसको थोड़ा सा बेंड किया, बेंडिंग से ना लेंथ ना एरिया, लेंथ एंड एरिया क्या रहे बताएं,
रिमेन्स सेम। अच्छा, जब लेंथ और एरिया ही सेम रहे हैं तो यार मेरे को एक बात बताओ, रेजिस्टेंस का फार्मूला वो छोटे छोटे होते थे जब आप लोगों ने पढ़ा था, रेजिस्टेंस का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, R इज इक्वल टू रो L ओवर ए, ये होता है। जब लेंथ भी चेंज नहीं हुई, एरिया भी चेंज नहीं हुआ, रेजिस्टिविटी तो वैसे ही चेंज नहीं होती, वो तो कांस्टेंट ही रहती है किसी भी मटेरियल की। इसका मतलब ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो रेजिस्टेंस भी क्या रहेगी फिर, सेम रहेगी। इसका मतलब वायर को बेंड करने से उसकी रेजिस्टेंस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पेपर में ऐसे नहीं लिख के आना, पेपर में अंग्रेज़ी की ज़ुबान में लिखना, चर्सियो, ठीक है। इसके बाद 13.3 पर चलते हैं। क्या कहता है, कहता है व्हाट आर द रेजिस्टेंसेस ऑफ द रेजिस्टर्स गिवन इन द फिगर। लो जी बच्चों, आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंस का पूरा टॉपिक पढ़ा हुआ है। उसमें हमने देखा था कि 3 बैंड है, ये चौथा बैंड टॉलरेंस को शो करता था। अब पहला बैंड उसने किस कलर का बोला है, देखें ज़रा, उसने बोला है पहला है ब्राउन, पहला क्या है ब्राउन, दूसरा उसने किस कलर का बोला है ग्रीन, तीसरा उसने किस कलर का बोला है रेड, और चौथा किसका बोला है गोल्ड का है। चलो अच्छा, इधर भी देख लो ज़रा, जल्दी 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 देख लो, 1 2 3 4। लो जी, पहला बैंड बच्चों उसने बोला है किस कलर का है, पहला बैंड आप लोगों को पता चला है, पहला बैंड उसने बोला है यहाँ पर येलो कलर का, ठीक है। दूसरा किस कलर का उसने बोला है, येलो के बाद दूसरा है प्यारे बच्चों वाइट। अच्छा, तीसरा बच्चों किस कलर का है, वाइट, और उसके बाद तीसरा है जी, किधर गया ऑरेंज। उसके बाद जो ऑरेंज, और उसके बाद है जी बच्चों सिल्वर। चलें, अब मेरी बात सुने, मैंने आपको तरीका बताया हुआ है, जब भी रेजिस्टेंस लिखनी है पहला बैंड पहले डिजिट को शो करेगा। याद करें इसके कोड्स वो लिखवाए हुए हैं, बीबी, रोए, ओहो अभी इसको रुलाते हैं, ज़रा सब्र करो। ये कलर अकॉर्डिंग आपको याद है, बी, रॉय, गुल, बानो, वेरी गुड वाइफ, ये कोड्स आप लोगों को याद करवाए हुए हैं। अब इसका कोड आपको पता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आप लोग अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं, कोड बने हुए हैं सारे। अब इन कलर्स के ये कोड हैं, आपने ज़ुबानी याद रखें। अब ये कलर्स के नेम वगैरह तो सारी बात है, पूरा टॉपिक थोड़ी मैं पढ़ा रहा हूँ, कलर्स के नेम आप लोग पढ़ लें, मैंने आप लोगों को तरीका बता दिया। अब देखें, ब्राउन जो होता है ना बच्चों, ब्राउन का जो कोड होता है ना वो 1, ये जो बी होता है ये ब्राउन को शो करता है, ये पहला वाला बी ब्लैक को, दूसरा वाला ब्राउन को, और ये वाला ब्लू को शो करता है, याद रखिएगा। अच्छा, अब ब्राउन है तो ब्राउन का कोड 1 है, ये ले 1 आ गया। अच्छा, ग्रीन का कोड कितना होता है, ग्रीन का कोड होता है 5, ये ग्रीन है तो ग्रीन का कोड आ गया 5। पहला बैंड पहले डिजिट को, दूसरा बैंड दूसरे डिजिट को, तीसरा बैंड नंबर ऑफ जीरोस को शो करता होता है। और रेड है, रेड का कोड कितना होता है, रेड का कोड होता है 2, तो बच्चों 2 0 लगा देने हैं। पहला बैंड पहले डिजिट को, दूसरा बैंड दूसरे डिजिट को, तीसरे बैंड को देख के क्या लिखना है, नंबर ऑफ जीरोस। अब 2 है, रेड का कोड 2, तो 2 0 लगा देने हैं। प्लस माइनस आगे टॉलरेंस कितनी होती है, गोल्ड की टॉलरेंस होती है 5%, और यूनिट इसका रेजिस्टेंस का क्या होता है, ओहम होता है। तो 1500 ओहम विद 5% टॉलरेंस के साथ है, ये आपका आंसर। टॉलरेंस किसको बोलते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल वेरिएशन फ्रॉम द मार्क्ड वैल्यू। कोई चीज़ अपनी वैल्यू से कितनी ज़्यादा वेरिएट कर रही है, असल वैल्यू से कितनी ज़्यादा उसमें वेरिएशन आ रही है, डेट इज़ नोन एज टॉलरेंस। तो ये उसकी टॉलरेंस थी। चलें इसका बताएं जल्दी जल्दी। हाँ जी, ये देखें, अब इसकी रेजिस्टेंस लिखनी है। येलो का कोड क्या है, साफ नजर आ रहा है 4, पहला आ गया 4। वाइट का कितना होता है, 9 आ गया। अच्छा, ऑरेंज का बच्चों कितना होता है, ऑरेंज का होता है 3, तो आगे 3 0 लगा देने हैं, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद और सिल्वर का टॉलरेंस होता है 10%। तो बच्चों ये आप लोगों के पास आंसर आ गया, और ये आपका लगते आज तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन भी ऐसे फटे पे गया जैसे फटे पे जाने का हक होता है, ठीक हो गया। तो ये कोड्स आप लोगों ने याद रखने हैं बड़े अच्छे तरीके से। 13.3 के बाद प्यारे बच्चों 13.4 पर चलते हैं। कहता है जी वेरी छोटा शॉर्ट क्वेश्चन 13.4 एंड ईजी। कहता है जी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो होती है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों होती है। यार आपको पता है, जब भी टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो कंडक्टर के अंदर मौजूद नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स
उनकी वाइब्रेशन क्या हो जाती है, नंबर ऑफ एटम्स की वाइब्रेशन क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। उनके इंक्रीज करने से बच्चों क्या होता है, कंडक्टर के अंदर मौजूद हिंड्रेंस जो होती है वो बहुत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या कर जाती है, किसी भी कंडक्टर की इंक्रीज कर जाती है। तो बच्चों कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन बढ़ जाती है। ठीक है जी, कोलिजन के बढ़ने से बेसिकली क्या होता है बच्चों, उनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जो है मतलब वो काफ़ी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं ओवरऑल कंडक्टर में से करंट का गुजरना मुश्किल हो जाता है, यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। ठीक है, इसके बाद 13.5 शॉर्ट क्वेश्चन, ये ओहम्स लॉ में से आ गया है, बड़ा छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन, कहता है व्हाट आर द डिफिकल्टीज इन टेस्टिंग वेदर द फिलामेंट ऑफ अ लाइटेड बल्ब ओबेज ओहम्स लॉ। तो बच्चों इसमें मेन डिफिकल्टी आपको पता है ओहम्स लॉ में हम लोगों ने पढ़ी भी हुई है कि वो ये होती है कि शुरू में ना फिलामेंट ऑफ बल्ब में से शुरू में तो वोल्टेज और करंट का डायरेक्ट रिलेशन रहता है, मगर उसके बाद जाके ना ये प्रोपोर्शनलिटी ख़राब हो जाती है, क्योंकि आपको पता है ये फिलामेंट ऑफ द बल्ब जो होता है ना, फिलामेंट ऑफ बल्ब, ये बच्चों नॉन ओहमिक डिवाइस है। ये क्या होती है, नॉन ओहमिक डिवाइस होती है। इसका जो VI ग्राफ होता है ना, वोल्टेज करंट ग्राफ, वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। आप लोग देखें ग्राफ थोड़ा सा चिब्बा हो गया है, नॉट स्ट्रेट लाइन, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है। इसका मतलब इसकी ओवरऑल रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहती। इसका मतलब फिलामेंट क्या कि जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट नहीं रहती। जब रेजिस्टेंस ही कांस्टेंट नहीं रहेगी तो प्यारे बच्चों वो चीज़ ओहम्स लॉ को ओबे ही नहीं करती। तो वो आप लोगों को पता है फिलामेंट में से जब करंट पास करता है ना तो उसके अंदर एनर्जी डिसिपेट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, जब फिलामेंट में से करंट कम पास कर रहा होता है वो कम एनर्जी डिसिपेट करता है, मगर आपको पता है बच्चों क्या होता है, शुरू में बहुत कम एनर्जी डिसिपेट करता है, जितना करंट उतना वोल्टेज। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस शुरू में यहाँ तक क्या रहती है, कांस्टेंट ही रहती है। अच्छा, यहाँ तक तो कांस्टेंट ही रहती है, मगर जैसे ही फिलामेंट का करंट फर्दर बढ़ना शुरू होता है तो कहता है उसके बढ़ने की वजह से जो फिलामेंट के अंदर टेम्परेचर है ना, फिलामेंट का टेम्परेचर, अगर देखें शुरू में करंट थोड़ा है, रेजिस्टेंस नॉर्मल है, कोई पंगा नहीं पड़ा, यहाँ तक तो रेजिस्टेंस में ओके था, मगर जैसे ही करंट बढ़ना शुरू हो जाता है तो बच्चों फिलामेंट की अपनी रेजिस्टेंस क्या होना शुरू होती है, चेंज होना शुरू होती है। और हम लोग कहते हैं फिलामेंट की रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहती, तो लिहाजा करंट भी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब वो भी ओहम्स लॉ को फिर ओबे नहीं करेगा, क्योंकि ओहमिक तो वही होगी जो जिसकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी। तो एक पर्टिकुलर करंट के बाद इसकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट ना रहने की वजह से हम कहते हैं कि ये ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करता। एनी हाउ 13.6 शॉर्ट क्वेश्चन, प्यारे बच्चों 13.6 शॉर्ट क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, कहता है इज द फिलामेंट रेजिस्टेंस लोअर और हायर इन अ 500 वाट 220 वोल्ट लाइट बल्ब देन इन अ 100 वाट 220 बल्ब। लो जी, आप लोग ना एक चीज़ पे गौर करें, दोनों का वोल्टेज कांस्टेंट है। अच्छा, दोनों को मतलब सेम वोल्टेज के ऊपर ही ऑपरेट किया, 220 वोल्ट 220 वोल्ट। अच्छा, जबकि पहले वाले की रेजिस्टेंस कितनी है जी, पहले वाले की पावर उसने बोल दी है 500 वाट, और दूसरे वाले की पावर कितनी बोली है, देखो ज़रा 100 वाट। अच्छा, कहता है वोल्टेज कांस्टेंट है, पावर जी है, बताएं रेजिस्टेंस क्या होगी। यार आपको पता है P = होता है V²/R। ठीक है, तो मेरी एक बात सुने, वोल्टेज जब कांस्टेंट है तो पावर का रेजिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन आ रहा है, इन्वर्स रिलेशन आ रहा है। तो एक चीज़ तो यहाँ से क्लियर हो गई कि पावर 1 पावर 2 से ज़्यादा थी। क्या चीज़ क्लियर हुई है कि पावर 1 पावर 2 से ज़्यादा है, मगर जिसकी पावर ज़्यादा है उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, कम, क्योंकि पावर का रेजिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन। इसका मतलब किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, इसका मतलब जो 100 वाट वाला बल्ब है ना उसकी रेजिस्टेंस 500 वाट वाले बल्ब से क्या होगी, ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। तो R2 इज़ ग्रेटर देन R1। मगर ये मैंने आपको तरीका बताया, आप लोगों ने पता क्या काम करना है, इधर सुने, आप लोगों ने बेसिकली क्या काम करना है, वोल्टेज आपके पास है, आप लोगों ने देखें R1 निकालना है V²/P1 से, ठीक है, फार्मूला लगा के। R2 निकालना है V²/P2 से। वोल्टेज के साथ मैंने 1 और 2 क्यों नहीं लगाया, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है दोनों में। तो पावर 1 पुट करें, वोल्टेज पुट करें, पावर 2 पुट करें, वोल्टेज पुट करें, सोल्व करें, आंसर आ जाएगा। पहले की रेजिस्टेंस आएगी 96.8 ओहम, इसकी आएगी 484 ओहम। वो कैलकुलेट कर लेना, आप लोगों ने वहाँ पे भी उसको बता सकते हैं कि बच्चों कौन सी रेजिस्टेंस बड़ी है। तो ऑब्वियसली R2 जो होगी वो R1 से बड़ी नज़र आएगी, यानी 100 वाट वाले की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। ठीक हो गया। उसके बाद बच्चों 13.7 शॉर्ट क्वेश्चन, 13.7 में उसने आप लोगों से क्या बोला है,
उसने बोला है बताएं जी कौन सा ऐसा सर्किट है जो कंटिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल देता है, तो बच्चों इसका आंसर है पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर आप लोगों को कंटिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल देता है। मैंने पोटेंशियोमीटर का टॉपिक पूरा डिटेल में, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर बाकायदा अपलोड किया हुआ है, आप लोग वहां से इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 13.8 शॉर्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहता है एक्सप्लेन व्हाई द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ बैटरी डिक्रीजेस व्हेन द करंट ड्रॉन फ्रॉम इट इज इंक्रीज्ड। अच्छा अब मेरी बात सुने, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होता है E माइनस आई आर, ये वाला VT इज इक्वल टू E माइनस आई आर। अब मुझे एक बात बताएं कि यहाँ पर E है EMF, E क्या है EMF, VT क्या है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, R क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, इंटरनल रेजिस्टेंस। अच्छा अब कहता है उसका सवाल पढ़े, कहता है जैसे जैसे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करता यानी करंट इंक्रीज करता है ना, तो ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करता है। ये कैसे? ओ भाई एक तो इक्वेशन साफ दिखा रही है कि ये I बढ़ेगा तो VT क्या होगा, कम ही होगा। मगर इसको कैसे, आप लोग एक काम करें, इसको ना एग्जांपल की मदद से देख लें। ये आपको पता है कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये E और R क्या रहते हैं हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। अच्छा सपोज करें E है 10 माइनस I मुझे नहीं पता कितना है, और R है सपोज करें 1 ओहम। अच्छा ये 1 ओहम ही है, ये 10 है, ये हम देखते हैं। अब मैं कोई से 4 एग्जाम्पल्स ले लेता हूँ, ये 1 1 ही रहने दें ऐसे, ये देखें यानी R भी 1 1 है, EMF भी 10 है, हर केस में ये तो चेंज नहीं ना होनी। अच्छा अब करंट शुरू में 1 एम्पेयर, फिर हुआ 2, फिर हुआ 3, फिर हुआ 4, मैंने करंट को बढ़ाता गया हूँ, तो मुझे बताएं 10 माइनस 1 कितना होगा, हरी अब 9 एम्पेयर। अच्छा ये 2 हो गया, 10 माइनस 2 8 एम्पेयर, 10 माइनस 3 7 एम्पेयर, 10 माइनस 4 6 एम्पेयर। ज़रा गौर करें क्या हुआ, आप लोग देखें इधर से करंट क्या होता जा रहा है, ओवरऑल करंट क्या हो रहा है, और करंट को क्या करते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो। तो करंट के इंक्रीज करने से क्या होता जा रहा है, आप देखें करंट को इंक्रीज करते जा रहे हैं, मगर ये क्या करता जा, सॉरी करंट को इंक्रीज करते जा रहे हैं, यहाँ पे वोल्ट आना है यार, वोल्ट आएगा, वोल्ट एम्पेयर थोड़ी आएगा। तो देखें करंट को बढ़ाते जा रहे हैं मगर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 9 8 7 6 कम नहीं होती जा रही। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों आप लोग देख सकते हैं कि करंट ड्रॉन को इंक्रीज करने से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता जाता है, डिक्रीज करता जाता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जी ये बच्चों, ठीक है, आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से इसको जहन में रखना है। तो याद रखिएगा जब भी बैटरी से करंट को इंक्रीज करते जाते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप जो होता है इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस, ठीक है जी, वो ये देखें मजे की बात बताऊं, इसको आप लोग बढ़ा रहे हैं ना, करंट को बढ़ा रहे हैं, तो बेसिकली ये ओवरऑल इंटरनल रेजिस्टेंस का पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ता जा रहा है। तो जब ये बढ़ता जा रहा है इसका मतलब ये ज़्यादा एनर्जी को अब क्या करना शुरू कर दी इसने, ज़्यादा एनर्जी जो है ना वो हीट में अब कन्वर्ट होती जा रही है। इसका मतलब ओवरऑल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता जाएगा, फिर डिक्रीज ही करता जाएगा। तो आप लोग एग्जांपल की मदद से भी देख सकते हैं और जो मैंने बोल दिया उसकी मदद से भी सुन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन 13.9 वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये है भी है बच्चों। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, आपको पता है व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है जिसकी मदद से ये एक एक्यूरेट मेथड को यूज़ करके हम लोग किसी भी अननोन रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। किसको मेजर कर सकते हैं, किसी भी अननोन रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। इसमें आप लोगों ने इसका सर्किट भी बना देना और एंड पर इक्वेशन लिख देनी है R1 ओवर R2 बुक के मुताबिक, R3 ओवर R4। शॉर्ट क्वेश्चन में जब भी आप लोग डायग्राम बनाएं या इक्वेशन लिखें तो हमेशा उसको बुक के मुताबिक आप लोगों ने लिखना है। तो ये बच्चों आप लोगों के 13 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि गलती से आपको समझ आ गए होंगे। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।